हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न के 11th मई के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज़ एलोकेटेड ₹2250 करोड़ फॉर द ईयर 2021 to 2022 फॉर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है एग्रीकल्चर सेक्शन में कवर होगी अंडर इकोनॉमी। तो गाइस, अब हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो स्कीम है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो गाइस, मैंने काफ़ी बार आपसे डिस्कस किए हैं, दो तरह की स्कीम्स होती हैं। एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। जो सेंट्रल स्कीम्स होती हैं वो 100% सेंटर की तरफ फंडेड की जाती हैं, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो होती हैं जो सेंटर और स्टेट में कुछ रेशो होता है फंडिंग का, फाइन, लाइक 60:40 हो गया है, 90:10 हो गया, फाइन। तो ये जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सो दैट हम अपना जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, आपको पता है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हम किस किस को कवर करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, रूट्स, या फिर जो ऐसी क्रॉप्स होगी, मशरूम्स, इन सबको हम और ज़्यादा ग्रोथ कर सकें, फाइन। फंडिंग पैटर्न हम देख लेते हैं। अभी मैंने आपको डिस्कस किया है, अगर जो नॉर्मल स्टेट्स हैं उनमें जो फंडिंग होगी वो 60:40 में है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और जो हिमालयन स्टेट्स हैं उसमें जो फंडिंग का शेयरिंग होगा वो 90:10 में होगा, और जो यूनियन टेरेटरीज होगी उसमें 100% सेंटर के द्वारा फंड की जाती है, फाइन। इसके अलावा और कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो किसके अंडर है? MIDH के अंदर है। एक है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स है। ये भी कुछ ऑलरेडी सब स्कीम्स हैं जो इसके अंडर चल रहा है। अभी क्या है, अब इन जो स्कीम्स होती हैं, मतलब कि जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, या इसके अंडर जो सब स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की है, फाइन। अभी क्या रिसेंट और क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं इसके अंडर? सबसे पहले क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? ग्रुप्स बनाना, फाइन। क्रेडिट पुश थ्रू एग्री इंफ्रा फंड। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उनको ग्रोथ करना, और उसको ग्रोथ के लिए क्या फाइनेंशियली सपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा हम FPOs को, मतलब कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म करेंगे, फाइन। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं अभी तक क्या क्या अचीवमेंट रह चुकी है MIDH की। सबसे ज़्यादा हम देख लेते हैं 2014-15 में और 2019-20, मतलब कि 5 साल में जो प्रोडक्शन है वो 9% इंक्रीज़ हुई है, प्रोडक्शन 14% इंक्रीज़ हुई है, और हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंदर या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर जो एरिया है वो 9% इंक्रीज़ हुआ है, फाइन। इसके अलावा हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस इंप्रूव करी हैं फार्म्स में, मतलब कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ किया है, जिससे क्या है हमारी जो प्रोडक्टिविटी है या फिर जो प्रोड्यूस की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हुई है, और साथ में फार्म की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इम्प्रूव हुई है। इसके अलावा हमने कंट्रीब्यूशन किया कहाँ पे? सो दैट हम क्या कर सकें? सस्टेनेबल वे में फार्मिंग कर सकें, या कोई भी जो क्रॉपिंग है उसको हम सस्टेनेबल वे में कर सकें, और जो हमारा गोल नंबर 2 है जीरो हंगर, उनको अचीव कर सकें। गुड हेल्थ एंड वेलबींग हो गया, नो पॉवर्टी, जेंडर इक्वलिटी, तो इन सब पे हमने फोकस करते हुए काम किया। अब चैलेंजेस क्या आता है? सबसे पहले क्या होता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट उन क्रॉप्स को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि आपको पता है ये जो लाइक फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स होते हैं, इनको आप ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते, है ना, बिकॉज ये सड़ जाते हैं, तो इसलिए उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइन, मतलब अगर सही टाइम पे आप उनको ट्रांसपोर्ट करते हो तो बेस्टर है, लेकिन इसके आप लेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लेट करोगे तो क्या ये सड़ जाएंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अब आप देख सकते हो हमारे इंडिया के लिए हॉर्टिकल्चर का क्या सिग्निफिकेंस है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इनकी हाई वैल्यू क्रॉप्स होती हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है पर यूनिट एरिया, और इनको इरिगेशन, मतलब कि पानी की रिक्वायरमेंट कम चाहिए होती है, और इनमें इनपुट कॉस्ट भी कम लगती हैं। दीज आर द क्रॉप्स विच आर वेरी यूजफुल। अगर आप इसको वेस्ट लैंड में कल्टिवेट भी कर सकते हो, इवन कि पुअर क्वालिटी सोइल में भी आप इसको कल्टिवेट कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, इरिगेशन और इनपुट कॉस्ट ये कम रिक्वायर्ड होती है, फाइन। इसमें जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस होती हैं वो एक तरह का रॉ मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, लाइक मतलब कि जो प्रोडक्ट आता है हॉर्टिकल्चर में एज अ, उनका जो फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स हैं, हम उन्हें एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, लाइक आप फूड प्रोसेसिंग में केमिकल, कन्फेक्शनरी, ऑयल्स एंड पेंट्स, फाइन। इसके अलावा जो कंट्री की अगर हम डिमांड देखा जाए फ्रूट्स और वेजिटेबल की, हमारी इंडिया की कंट्री की डिमांड 2050 तक नियर अबाउट 650 मिलियन टन हो जाएगी, और इस वजह से इस सेक्टर का ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सेक्टर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है हमारी इंडिया की ग्रोथ के लिए, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है
RBI modifies norms for undertaking government business by the private banks। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। अभी क्या है RBI ने कुछ नॉर्म्स को मॉडिफाई किया है और उन मॉडिफाई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, देखो ये शेड्यूल बैंक्स होते हैं वो पब्लिक सेक्टर के भी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर दोनों बैंक्स मतलब शेड्यूल्ड हो सकते हैं। फाइन, जो अभी भी PCA फ्रेमवर्क के अंडर नहीं है, दैट इज़ अ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के अंडर नहीं है RBI के, अभी उन्हें क्या करेंगे, वो उन बैंक्स क्या करेंगे, वो अब गवर्नमेंट का बिजनेस देखेंगे आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एन एग्रीमेंट विद द सेंट्रल बैंक। सिंपल बात ये है। देखो अभी क्या होता है, देखो जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन मतलब कि ये फ्रेमवर्क ऐसा होता है जिसके अंदर जो बैंक्स होते हैं उनको अपने कुछ जो फाइनेंशियल मैट्रिक्स जैसे CRR हो गया, SLR हो गया, अगर उनके वीक होते हैं तो उन्हें हम RBI के अंडर रख देते हैं। मतलब सिंपल बात है, अगर किसी बैंक की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है या फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है या फिर वो अच्छे से जो अपने PCA नॉर्म्स है उनके साथ कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो हम उन बैंक्स को जो मॉनिटरिंग होती है वो RBI के अंडर रख देते हैं। ठीक है, तो सिंपल बात ये है, अभी मॉडिफाई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो अभी तक PCA फ्रेमवर्क के अंडर नहीं थे, मतलब कि PCA फ्रेमवर्क के अंडर नहीं है, इसका मतलब कि उन बैंक्स की जो कंडीशन है वो अच्छी है, इसलिए हमने PCA फ्रेमवर्क में उन्हें नहीं रखा हुआ। PCA फ्रेमवर्क में हम उन बैंक्स को रखते हैं जिनके जो फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं वो वीक होते हैं। फाइन, तो जो प्राइवेट बैंक्स अभी PCA फ्रेमवर्क के अंडर नहीं है, अब वो क्या करेंगे, RBI के साथ एक एग्रीमेंट करके गवर्नमेंट का जो बिजनेस है उनको क्या करेंगे, अंडरटेक करेंगे, मतलब कि वो जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट का बिजनेस कुछ परफॉर्म करेंगे। फाइन, ये बात समझ में आ गई। PCA एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें जो बैंक जिनके वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स होते हैं हम उनको किसके अंडर रख देते हैं, RBI के अंडर रख देते हैं कि RBI उनको सुपरवाइज करेगा। फाइन, RBI ने जो PCA की स्कीम थी 2002 में शुरू की थी और उसके बाद दोबारा एक रिवाइज PCA फ्रेमवर्क को इशू किया था 2017 में, जिसमें हमने क्या किया था, कैपिटल एसेट क्वालिटी प्रॉफिटेबिलिटी, इसके अलावा भी कुछ चीज़ों को हमने फोकस किया और उसके अकॉर्डिंग हम बैंक्स को PCA फ्रेमवर्क में रखने लगे। फाइन, सिंपल बात। अब आपको आई थिंक गाइस समझ में आ गया। PCA 3 पैरामीटर्स पे होते हैं, मतलब कि किसी बैंक की हम 3 चीज़ें देखते हैं, अगर वहाँ की कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो कैसी है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैसे हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स कैसे हैं। अब देखो ये जो तीनों की तीनों टर्म्स हैं, अगर मैं आपको बता दूंगी तो आपको लगेगा कि अरे मैम ने बहुत अच्छा पढ़ा है, अगर नहीं बताऊंगी तो आप बोलोगे कि मैम आप टर्म्स नहीं बताते। लेकिन अगर जो मेरे साथ प्रॉपर बना हुआ है उसको पता हो कि मैंने तीनों की तीनों टर्म्स बता रखी हैं। फाइन, तो गाइस नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक का वो पैसा होता है, सपोज करो मैंने बैंक ने 1 करोड़ रुपया लोन पे दिया और 90 दिन मतलब जब उसका मैच्योर हो गया कि हाँ आप उसको लोन के 1 करोड़ रुपये भी वापस आनी चाहिए विद इंटरेस्ट, तो अगर वो बैंक को 90 दिन तक ना प्रिंसिपल अमाउंट मिला ना ही इंटरेस्ट मिला तो वो पैसा अपने आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। फाइन, तो इसे बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो क्या होता है, मतलब कि जो बैंक की कैपिटल है और बैंक के कुछ ऐसी भी कैपिटल है जो रिस्क पे है। ठीक है, तो वो मतलब कि अगर सपोज करो 100 रुपये बैंक के पास है और 20 रुपये जो उसकी कैपिटल है वो रिस्क पे है, ठीक है, तो उसकी 20% क्या हो जाएगी, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो। फाइन, इसके अलावा रिटर्न ऑन एसेट्स, मतलब कि जो भी वो एसेट देता है उस पर उसकी क्या रिटर्न है। फाइन, तो ये कुछ टर्म्स होती हैं जो हम डेली पढ़ते रहते हैं तो हम समझते रहते हैं। फाइन, अब PCA से क्या होता है, मतलब कि अगर हम किसी भी बैंक को PCA फ्रेमवर्क के अंडर रख देते हैं तो इससे हम पहले ही क्या करते हैं, उस बैंक को अलर्ट कर देते हैं, इवन कि जो उस बैंक में कोई इन्वेस्ट कर रहा है जो डिपॉजिटर है हम उनको भी अलर्ट कर देते हैं कि अगर बैंक क्या है वो ट्रबल फेस कर रहा है। फाइन, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इससे पहले कि जो बैंक है वो क्राइसिस में चला जाए तो हम उनको पहले ही क्या करते हैं, RBI को मॉनिटर कर लेता है। ये जो PCA फ्रेमवर्क होता है वो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स पे एप्लीकेबल होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स और NBFC दैट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन पे एप्लीकेबल नहीं होता। करंटली 3 बैंक्स हैं PCA नॉर्म्स के अंडर, आपको पता होना चाहिए, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फाइन, तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है चाइना वांट्स ऑफ डैमेज टू रिलेशंस इफ बांग्लादेश ज्वाइंस क्वाड इनिशिएटिव। फाइन, तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। आपको पता है क्वाड कंट्री में 4 कंट्री है, इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया। फाइन, तो चाइना ने सीधा बांग्लादेश को वार्निंग दे दी है कि अगर आपने क्वाड कंट्री के जो भी इनिशिएटिव के साथ अगर आपने साथ दिया तो आपको शायद खतरा हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हो सीधी धमकी। तो चाइना ने क्या किया, वार्निंग दिया है, क्योंकि अभी क्या क्वाड का डिसीजन आया है कि वो क्या करेगा, 1 बिलियन जो कोविड वैक्सीन है वो इंडो पैसिफिक नेशंस को देगा इंक्लूडिंग बांग्लादेश 2022 तक। फाइन, मतलब कि क्वाड कंट्री में 4 कंट्रीज हैं, इन्होंने मिलकर डिसीजन लिया है कि अभी इंडो पैसिफिक में जो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग बांग्लादेश, वो हम क्या करेंगे, वहाँ पे 1 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन
एप्लीकेशन डिलीवर करेंगे 2022 के एंड तक, सो दैट अब ये मूव क्यों करी, सो दैट हम चाइना को काउंटर कर सके। इससे पहले चाइना उनको एड दे, क्वाड कंट्रीज़ ने अपनी एड दे दी। वो क्यों कर रहे हैं, सब पॉलिटिकल रिलेशंस है, सब इंटरनेशनल रिलेशंस है, फाइन, सबको अपनी डोमिनेंसी करनी है, तो बात बस इतनी है। इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे ही चलते हैं, फाइन। क्वाड का मतलब आपको पता होगा, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसको हम 4 कंट्रीज इसमें जिनका माइंड एक जैसा है, लाइक इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इनका मेन एम ये होता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में अपना कंट्रोल बना सके ताकि चाइना को काउंटर कर सकें। सिंपल बात ये है, फाइन। तो लाइक माइंडेड का मतलब क्या है, मतलब कि ये 4 कंट्रीज हैं, इनका फोकस एक ही है, इन चारों का एक ही एम है, दैट इज एन जियो पॉलिटिकल इशूज़ पे, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। एनालिस्ट हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया जो क्वाड है वो एक बड़ा स्टेप है, सो दैट वो चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है इसको काउंटर कर सके। अब गाइस देखो, आपको पता होना चाहिए वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या है। देखो, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के क्या है, जो इसमें क्या करेगा, चाइना क्या कर रहा है, मेनली साउथ ईस्ट एशिया जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनमें एक रोड के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये चाइना का अलग से इनिशिएटिव पड़ रहा है, ठीक है। या फिर तो चाइना का जो एग्रेशन इंडो पैसिफिक रीजन में जो डोमिनेंसी है उनको काउंटर करने के लिए ये हमारा क्वाड कंट्रीज है, फाइन। तो इसमें इसका मतलब ये है। अब इंडिया का क्या स्टेप्स हैं टुवर्ड इंडो पैसिफिक। अब ये इसी तरह के क्वाड कंट्रीज अपने अपने कुछ स्टेप उठाती रहती हैं, सो दैट वो चाइना को काउंटर कर सकें। जैसे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, इंडियन ओशन नेवल सिमोप्सिया। तो इससे क्या हो रहा है, हम मैरीटाइम कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, सो दैट हम क्या कर सके, कुछ इंडिया क्या कर रहा है, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स मतलब कि डिलीवर कर रहे हैं टू वेरियस साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि हम चाइना को काउंटर कर सकें। इसके लिए हमने विजन सागर स्टार्ट किया, दैट इज द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सो दैट हम क्या कर सके, इंडियन ओशन रीजन में जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सके, मतलब कि जो भी इंडियन ओशन के सराउंडिंग जो कंट्रीज हैं हम उनको एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर अपना जो ट्रेडिशनल रोल है उसको स्ट्रेंथन करें और प्रिजर्व करें। इसके अलावा हमने इंडो पैसिफिक डिवीजन को एस्टेब्लिश किया 2019 में, सो दैट हम जैसे बिम्स्टेक, इंडियन ओशन एसोसिएशन, एशियान, या फिर जो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड ऑपरेशन, ये जैसे जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे हम अपनी जो पोजीशन है उसको और ज़्यादा मजबूत बना सकें, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, दैट्स इट, सेंटर रिलीज ₹8,923 करोड़ टू स्टेट्स फॉर प्रोवाइडिंग ग्रांट्स टू रूरल लोकल बॉडीज। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। अभी क्या है, देखो सेंटर ने मतलब बोल दिया है कि आप इतने रुपीज़ क्या स्टेट्स को रिलीज़ कर दो, सो दैट जो आगे स्टेट्स हैं वो रूरल लोकल बॉडीज़ को ग्रांट दे सके। मतलब जैसे पंचायत हो गया मेनली, फाइन, रूरल लोकल बॉडीज़ तो पंचायत से होता है, अर्बन लोकल बॉडीज़ होता है म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। अभी ये जो अमाउंट रिलीज़ किया है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है किसकी, ऑफ द यूनाइटेड ग्रांट्स फॉर द ईयर 2021-22, ठीक है। ये जो ग्रांट्स होते हैं वो मेनली हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, आपको पता है रूरल लोकल बॉडीज़ में यही होती है। तो ये जो ग्रांट्स है वो सिंपल किसको दी जाएगी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और आपको पता है कहीं स्टेट में 3 लेवल है, कहीं में सेकंड 2 टायर है। 3 टायर में विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, और 2 टायर्स में विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, वहीं इसको रूरल लोकल बॉडीज़ के द्वारा यूटिलाइज़ की जाएगा इस पैसे को, सो दैट हम क्या कर सकें, जो रूरल लेवल पे मतलब कि वो अपने गांव के लेवल पे हम क्या कर सके, कोविड-19 पेंडेमिक को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके और मिटिगेट कर सके। इसके अलावा सेंटर ने क्या किया है, कुछ जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा, मतलब कि जो आपको पता है ना, जो भी ग्रांट्स होता है वो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है, मतलब कि सेंटर कितना स्टेट्स को ग्रांट करेगा या फिर आगे स्टेट्स कितना ग्रांट करेगा लोकल बॉडीज़ को, ये सब फाइनेंस कमीशन करता है। मतलब कि जो स्टेट्स क्या ग्रांट करेगा वो वैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। लेकिन क्या है, सेंटर ने क्या किया, अभी कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं उनको थोड़ा माफ़ की है बाय फाइनेंस कमीशन ऑन द ग्रांट इन लीव ऑफ द पेंडेमिक, ठीक है। अभी क्या 15th फाइनेंस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि लोकल बॉडीज़ को ग्रांट पे, जरा हम देखते हैं, जो टोटल ग्रांट दी जाएगी लोकल बॉडीज़ को वो 4.36 लाख करोड़ दी जाएगी, फाइन। और इसमें से अभी जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो हमने दे दी है। इसके अलावा जो लोकल बॉडीज़ को जो ग्रांट दी जाएगी वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड एरिया। वो जब यूपी की पॉपुलेशन और एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रांट दिया जाएगा एज कम्पेयर टू गोवा और हरियाणा, फाइन। अलॉन्ग विद 90% एंड 10% वेटेज रिस्पेक्टिव, मतलब कि 90% पॉपुलेशन की वेटेज होती है, 10% एरिया की वेटेज होती है। इसके अलावा कोई भी ग्रांट्स लोकल बॉडीज़ को नहीं दी जाएगी आफ्टर मार्च 2024 अगर जिन स्टेट ने अपने स्टेट में स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं की गया, उन स्टेट्स को 2024 के बाद कोई भी ग्रांट्स नहीं दिए जाएंगे, फाइन। इसके अलावा ग्रांट्स का मतलब यही होता है सो दैट हम रूरल लोकल बॉडीज़ को एडिशनल फंड्स प्रोवाइड कर सके, सो दैट ओवर एंड अबव बाय द सेंटर एंड द स्टेट, फाइन। अब आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में पता होना चाहिए, पॉलिटी आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 280,
ये प्रेसिडेंट इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। देखो ये टेम्परेरी बॉडी है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लेकिन टेम्परेरी बॉडी है। ये परमानेंट एस्टेब्लिश नहीं होता। जब प्रेसिडेंट को लगता है इसको कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए तो वो कॉन्स्टिट्यूट कर लेता है, उसके बाद जैसे ही काम खत्म होता है तो उसको क्लोज कर देता है। फाइन। तो अंडर आर्टिकल 280 इसको प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इसके फंक्शंस किया है, ये जो भी टैक्सेस होती हैं सेंट्रल स्टेट में कितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ये सब कुछ रिकमेंड करता है। किस तरह से ग्रांट देने चाहिए स्टेट्स को उनको डिटरमाइन करता है। जैसे हमने देखा पॉपुलेशन, एरिया, इन फैक्टर्स पे डिटरमाइन करता है कि किन फैक्टर्स पे स्टेट्स को किस हिसाब से पैसा ग्रांट करना चाहिए। फाइन। ये रिकमेंड करता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को ऑगमेंट करना है। फाइन। एनी अदर मैटर जो भी प्रेसिडेंट के द्वारा रेफर किया जाता है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है नीति आयोग एंड मास्टर कार्ड रिपोर्ट ऑन कनेक्टेड कॉमर्स। फाइन। तो गाइस अब ये जो न्यूज़ है जरा हम देखते हैं। अभी क्या एक रिपोर्ट है जिसका नाम है कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटली इंक्लूसिव भारत। इसका एम क्या है कि हम अपने इंडिया में डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर सके। डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कि आप समझ रहे हो, मतलब कि एक सेकेंड, यस। सो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन आप समझते हो, ठीक है, मतलब कि मोबाइल के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, मतलब आप मतलब कि कैशलेस इकोनॉमी। सिंपल बात है कि इसका एम ये है कि हम क्या कर सकें, इंडिया को डिजिटली एक्टिव बना सकें। ठीक है। अभी जो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूसिव है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि हर एक जो बंदा है वो फाइनेंशियल सर्विसेज को डिजिटली असेस कर सके, इलेक्ट्रॉनिकली असेस कर सके। इसमें हम कुछ जैसे अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, उनको हमें एक्सक्लूड नहीं करना है, उनको इंक्लूड करना है। फाइन। इससे पहले भी 2020 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग जो 42% इंडियन वुमेन हैं उन्होंने देखा कि वो इंटरनेट यूज़ करती हैं एज़ कम्पेयर टू 62% ऑफ मैन। तो आप देख सकते हो कितना मतलब कि डिस्पैरिटी है। फाइन। अब इस रिपोर्ट ने क्या रिकमेंड की है, इसने रिकमेंड किया कि हमें तो सबसे पहले अपना पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है सो दैट हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना सकें बैंक्स के साथ लिए भी और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है उनके साथ भी। ठीक है। इसके अलावा हमने क्या करना है, जो एग्रीकल्चर स्पेशली जो डेडिकेटेड है वो एनबीएफसी एग्रीकल्चर को, उनको हमने लो कॉस्ट कैपिटल असेस करना है सो दैट वो क्या कर सके फिजिकल और डिजिटल मॉडल दोनों, जिसको हम फिजिकल मॉडल बोला है, सो दैट लॉन्ग टर्म डिजिटल आउटकम्स को हम अचीव कर सकें। इसके अलावा हमने क्या करना है, जो भी स्मार्टफोन्स हैं, जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स हैं, उनको हमने जो एग्जिस्टिंग हैं उनको हमने ज़्यादा ज़्यादा प्रमोट करना है सो दैट हम क्या कर सकें विच एम फॉर एन इंक्लूसिव इंटरऑपरेबल एंड फुली ओपन सिस्टम सच एज लंडन ट्यूब के अकॉर्डिंग। फाइन। इसके अलावा इंडिया ने क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं सो दैट हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकें। सबसे पहले नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो कि 2019 से 24 में आई थी। किन किन सिटीज़ के लिए, टायर 2 टू टायर 6 सेंटर्स के लिए। फाइन। इसके अलावा जन धन, आधार, मोबाइल, ट्राइनिटी एंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है। आरबीआई का प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी है सो दैट हम क्या कर सके, कुछ बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको एंगेज करके फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर सके। इसके अलावा SEBA दैट इज़ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा पॉकेट मनी स्टार्ट किया गया एक प्रोग्राम जिसमें हम क्या कर रहे हैं, स्कूल स्टूडेंट्स के अमंग फाइनेंशियली लिटरेसी, मतलब कि जो फाइनेंशियल जो इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, जो डिजिटल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, उससे बारे में हम बच्चों को क्या कर सकें, थोड़ा उनको पढ़ा सकें, अवेयर करा सकें। फाइन। नेक्स्ट है छोटे छोटे न्यूज़ दैट इज़ द पुडुचेरी बिकम्स हर घर जल यूनियन टेरिटरी। देखो पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी, आपको पता है ये पहली यूनियन टेरिटरी है जो 100% अपना जो टारगेट है हर घर जल या फिर नल से जल अचीव कर लिया उसने टारगेट रूरल एरियाज में अंडर द जल जीवन मिशन। तो कई स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन कि यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। आपको पता है यूपीएससी में भी 10-20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा ईजी आते हैं। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दैट इट इज़ द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जिसने अचीव करा टारगेट ऑफ 100% पाइप्ड वाटर कनेक्शन। ठीक है। इससे जो यूनियन टेरिटरी है सॉरी 4 स्टेट बन गया यूनियन टेरिटरी आफ्टर गोवा, तेलंगाना एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसने टैप वाटर सप्लाई हर एक रूरल होम्स में प्रोवाइड किया। जल जीवन मिशन, इसका एम आपको पता है, इसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, हर एक पर्सन को हर दिन 55 लीटर ऑफ वाटर की जो चाहिए होता है वाटर, वो हम हर एक रूरल हाउस होल्ड में प्रोवाइड कर सकें थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024। नेक्स्ट है H1B वीज़ा। अभी आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ये वीज़ा के बारे में। देखो ये वीज़ा मेनली US से इशू करता है अगर कोई भी जो एक मल्टीपल एंट्री नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जिसमें जो फॉरेन वर्कर्स हैं, मतलब कि USA के जो फॉरेन वर्कर लाइक इंडिया हो गया, ठीक है, वो अगर USA कंपनीज में एम्प्लॉयड हैं तो वो USA में काम कर सकते हैं। ये जो H1B जिनके पास वीज़ा होता है वो USA में काम कर सकते हैं 6 साल तक। फाइन। रिसेंटली शो किया है कि लॉटरी बेस्ड जो सिस्टम है जो फॉर एलोकेटिंग H1B वीज़ा, वो कहीं ना कहीं वेज बेस्ड सिस्टम के फेवर में है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल बन जाता है कि USA में वर्क के लिए उनको परमिशन मिलती है या नहीं। नेक्स्ट है रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। अभी क्या है, रिसेंट स्टडी ने कंडक्ट किया यूजिंग RCT और कहीं ना कहीं ये पाया गया है कि
अगर हम इवर्मेक्टिन, ये एक गाइस एक मेडिसिन है या फिर एक एंटीबायोटिक, आई डोंट नो है क्या, लेकिन एक मेडिसिन है। अगर आप इसका यूज़ करते हो तो आप कोविड-19 के कॉन्ट्रैक्ट के रिस्क से कहीं ना कहीं कम होते हो, ठीक है। अब आप देख सकते हो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या होता है, मतलब एक तरह का हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि अगर कुछ हम सर्टेन इंटरवेंशन मतलब कि हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, लाइक अगर हम ये गोली खा रहे हैं तो उसका आउटकम क्या है। हमने सिर्फ एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है, अगर 100 लोगों ने ये गोली ली है तो उनका आउटकम क्या है, ठीक है। तो इस स्टडी से देखा है कि जिन लोगों ने ये गोली ली है, ये इवर्सिटम, तो उसने कोविड-19 का जो कॉन्ट्रैक्शन का रिस्क है उसमें बंदे में कम हुआ है। तो 2019 नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स अवार्ड किसको दिया गया था? अस्थल डफलो को, अभिजीत बनर्जी और माइकल क्रेमर को, फॉर वर्क एडप्टिंग द मेथड ऑफ आरसीटी टू द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट। और ये हमने पढ़ा भी था। फाइन, आरसीटी का मतलब सिंपल होता है कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पायलट बेसिस पे, स्मॉल स्केल पे। नेक्स्ट है रियाज। अब भी क्या है, जो चील में जो कंजर्वेशनिस्ट हैं उन्होंने एक रिये को रीइंट्रोड्यूस किया है अपने पेंटागोनिया रीजन में। आफ्टर वहाँ का जो फ्लाइटलेस बर्ड है वो नियर एक्सटेंशन के स्टेज पे है बाय इलीगल हंटिंग। मतलब सिंपल बात है, रिया एक क्या है, मतलब कि फ्लाइटलेस बर्ड है, वो वहाँ पे बस एक्सटिंक्ट होने वाला है बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलीगल हंट किया जाता है। तो चील में जो कंजर्वेशनिस्ट हैं उन्होंने एक रिया को रीइंट्रोड्यूस किया है। अब हम रिया देख सकते हैं, देयर द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ साउथ अमेरिका। ये फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग हेल्दी ग्रासलैंड बाय डिस्पर्सिंग सीड्स टू रिन्यू वेजिटेबल। मतलब कि आप देखते हो घास कहीं भी आ जाती है, वो कैसे आती है, वो ड्यू टू दिस बर्ड्स, बिकॉज ये सीड्स डिस्पर्स करते रहते हैं, ठीक है। इनको लिस्ट किया गया एज अ नियर थ्रेटन IUCN की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीसीज में। लास्ट न्यूज़ है, कुछ प्लेसेस थे न्यूज़ में। सबसे बैरन आइलैंड, अभी के जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसने क्या किया है, 4 जो म्यांमार के पोचर्स हैं जिन्होंने इलीगल फिशर किया है इंडियन वाटर्स में, बैरन आइलैंड में, ठीक है। तो बैरन आइलैंड ये अंडमान सी में है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑन द जंक्शन ऑफ इंडियन एंड बर्मेनिस टेक्टोनिक प्लेट। इसके अलावा जो बैरन वोल्केनो है वो ओनली वोल्केनो नहीं है इंडिया में, बल्कि और भी बहुत ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो है जो एंटायर साउथर्न एशिया में। नेक्स्ट है ढेला डैम। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इरिगेशन है फॉर द कंडहार प्रोविंस जो कि अफगानिस्तान में है। इसको यूएसए के द्वारा बिल्ड किया गया था डैम को 1952 में। रिसेंटली के तालिबान ने ढेला डैम को कैप्चर कर लिया है। नेक्स्ट है अटापाका बर्ड सेंचुरी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, कोलेरू लेक में ऑन कृष्ण वेस्ट गोदावरी में। एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट fresh water lakes in India. So you should know one of the largest, not largest. Fine, it is one of the largest. Next है अल अक्सा मॉस्क्यू। मोर देन 160 पीपल देखा गया यहाँ पे इजरायली रोड पुलिस के द्वारा वाउंड, मतलब कि जो मुस्लिम्स हैं 160 लोग थे उनको इजरायली पुलिस के द्वारा यहाँ पे वाउंड किया गया है, जो यहाँ पे पैलेस्टीन्स के साथ क्लैश हुआ था एट जेरूसलम अल अक्सा मॉस्क्यू। आपको पता है जेरूसलम को लेके वैसे भी इसराइल और पैलेस्टाइन में डिस्प्यूट रहता है। तो अल अक्सा मॉस्क्यू एक 3rd होलीस्ट साइट है इस्लाम में। जैसे आपको पता है एक तो मतलब कि मक्का मदीना तो है ही, उसके अलावा अल अक्सा मक्सू इज द 3rd होलीस्ट साइट इन इस्लाम। मॉस्क्यू जो कंपाउंड है इसको हम हराम अल शरीफ बोलते हैं इस्लाम में। इट इज़ अ मेजर होली साइट फॉर ज्यूस हु रेफर टू एट द टेम्पल माउंट। फाइन, तो गाइस यहाँ पे जो डेली करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।